हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम जनरल एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम लैंगमैन, जो कि है अबाउट गैमेटोजेनेसिस व्हिच इज कन्वर्जन ऑफ जर्म सेल्स इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नाउ दिस इज एक्चुअली वेयर ऑल द स्टोरी बिगिंस फॉर लाइफ। आपको पता है कि हाउ द लाइफ स्टार्ट्स इट्स फॉर्मेशन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड इट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज known as a zygote। अब ये जो zygote बनता है at the process of fertilization, ये zygote किन चीज़ों से मिलके बनता है? So zygote is made up of a structure which is sperm plus an ovum which is the female gamete। तो दो gametes हैं, there are two gametes which fuse with each other during the process of fertilization and they give rise to a zygote। अच्छा, अब ये जो पूरा process है ना, इसमें आपको different stages of life पर आपको क्रोमोसोम नंबर्स बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए। सो zygote इज द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ एंड इट कंटेन्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज एक्चुअली 46 इन नंबर। इस 46 क्रोमोसोम का ब्रेकअप इस तरह से होता है कि 23 क्रोमोसोम्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द स्पर्म एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओवम। सो एट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स मिलकर जो zygote बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो ये जो 46 का नंबर है, इस नंबर को नाम दिया जाता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो 46 इज द डिप्लॉयड नंबर फॉर ह्यूमंस में क्रोमोसोम का जो नंबर है इन मोस्ट ऑफ द सेल्स उसको हम ये नाम देते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ इट बाय द स्पर्म एंड हाफ ऑफ इट बाय द ओवम। अब ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 का हाफ कितना होता है? 23। इस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो अब बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं। एक कैटेगरी ऑफ सेल्स है बॉडी में जिसको हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स गाइस वो सारे सेल्स हैं जो अदर देन स्पर्म और ओवम हैं। स्पर्म और ओवम को नाम दिया जाता है जर्म सेल। सो जर्म सेल जब कभी वर्ड एम्ब्रियोलॉजी में यूज होता है, दैट मीन्स मेल्स में, इन मेल्स इट विल बी sperm and in females it will be ovum। तो अब पूरी बॉडी को आप एनालाइज करें, सिर्फ ये दो सेल्स ऐसे हैं स्पर्म्स और ओवम जिनको हम नाम देते हैं जर्म सेल्स। बाकी जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, स्किन के सेल्स ले लें, बोन मैरो के सेल्स ले लें, जीआई ट्रैक्ट के सेल्स ले लें, नर्वस सिस्टम, any cell you name other than these two cells are all known as somatic cells। अब जितने भी somatic cells होंगे बॉडी में उन सब में क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड है और जो germ cells हैं इनको हम sex cells भी कहते हैं। So the germ cells have 23 each haploid number of chromosomes। So ये initial आपको concept याद रखना है कि when the life begins, the earliest phase of life is the formation of zygote। Zygote is diploid, okay। अब इस zygote की जो फॉर्मेशन है इट इज़ बाय टू हैप्लॉइड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अब ज़रा सोचें, अगर स्पर्म और ओवम में भी 46 और 46 क्रोमोसोम होते, 46 स्पर्म में और 46 ओवम में, तो इससे जो zygote बनता उसमें क्रोमोसोमल नंबर 92 हो जाता एंड 92 इज़ नॉट अ नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर फॉर ह्यूमन बींग्स। तो कोई एक मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है एक्चुअली, बट ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 पर मेंटेन रखा जाता है और उसको मेंटेन रखने का एक ही तरीका है कि स्पर्म और ओवम में जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं वो एक्चुअली हाफ हों, ताकि वो हाफ और हाफ जब मिलें तो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास हासिल हो जाएं 46। ओके, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जब कभी मैं वर्ड हैप्लॉइड यूज़ करूँ, सो हैप्लॉइड का मतलब है 23 क्रोमोसोम। जब कभी मैं वर्ड डिप्लॉइड यूज़ करूँ तो डिप्लॉइड का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जर्म सेल्स हैं यानी स्पर्म और ओवम उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि बाकी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सब में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। ठीक है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है प्रिमोडियल जर्म सेल्स। नाउ डेवलपमेंट बिगिंस विद फर्टिलाइजेशन। ये बात हमने की कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो zygote फॉर्म होता है। दिस इज द फर्स्ट सेल विच इज प्रोड्यूस्ड एंड ये बनता है बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या oocyte। सो दिस इज अ जर्म सेल, दिस इज अ जर्म सेल एंड इट मेक्स अ zygote which is diploid। So this will be haploid
haploid, 23 this will be haploid, 23 but this will be a diploid cell, 46 chromosomes. ओके अच्छा, अब ये जो गैमेट्स हैं, अब जाइगोट बन गया. ओके अब एक जाइगोट जब डेवलप हो गया, सपोज वी हैव अ जाइगोट हियर, वन सिंगल सेल, जाइगोट एक सेल होता है. अब इस सेल में ज़ाहिर डिवीजन होती है, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 16 से 32, और ये सेलुलर ग्रोथ का प्रोसेस चलता रहता है. अब ये जितने भी सेल्स नए बन रहे हैं, इन सब में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, दैट्स द क्वेश्चन. इन सब में क्रोमोसोम का नंबर हर सेल में 46 ही रहता है, बिकॉज ये जो जाइगोट बना है ये डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं अल्टीमेटली. सो हियर वी कैन शो दैट दीज आर द 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम वन सेल. सो एक सेल से कितने सेल्स बन गए, 2. अब ये एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो माइटोसिस के नतीजे में जो 2 नए सेल्स बने हैं, इन दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ माइटोसिस कि जब भी माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से जो 2 नए सेल बनते हैं उनमें डिप्लॉइड या एग्जैक्टली वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेरेंट सेल में थे. अब यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ज़रा अच्छे से फिक्स कर लो अपने माइंड में. ये सेल जो इनिशियल सेल था जो 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, इस सेल को नाम दिया जाता है पेरेंट सेल. क्या कहते हैं इसको, पेरेंट सेल. ये जो बाद में सेल्स बने हैं इनको नाम दिया जाता है डॉटर सेल्स. ठीक है, तो अब माइटोसिस के कुछ रूल्स हैं. माइटोसिस का रूल नंबर 1 कि हमेशा 2 डॉटर सेल्स बनेंगे. दैट्स रूल नंबर 1, ऑलवेज 2 डॉटर सेल्स. ओके, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज माइटोसिस. और रूल नंबर 2 है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है डॉटर सेल्स में, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल. So that's rule number 2. अब पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो माइटोसिस में 46 ही क्रोमोसोम होंगे दोनों डॉटर सेल्स में. सो ये रूल आपने याद रखना है. वेरी 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 क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस. ओके, सो माइटोसिस के रूल्स क्या बताया मैंने आपको, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ माइटोसिस. प्रिंसिपल नंबर 1 ये था कि देयर आर ऑलवेज 2 daughter cells produced. Okay, never 3, never 4. माइटोसिस में एक सेल से, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं. और रूल नंबर 2 ये है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज ऑलवेज इक्वल टू वट एवर द नंबर वॉज इन द पेरेंट सेल. अब सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम था तो डॉटर सेल्स में भी एक ही क्रोमोसोम आएगा, दोनों में एक एक. ओके, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि 10 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल्स में भी दोनों में 10 क्रोमोसोम. सो दैट्स द रूल ऑफ माइटोसिस. अच्छा, अब ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है जाइगोट में. मैंने आपको बताया कि जाइगोट एक सेल होता है, दिस इज 1 सिंगल सेल, और इसमें माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 एंड 32 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो जाइगोट में तमाम सेल्स में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, माइटोसिस. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें माइटोसिस छोड़ के एक और प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं मियोसिस. तो ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ होता है गाइस जर्म सेल्स में. कौन से सेल्स में, जर्म सेल्स में. और अभी थोड़ी देर में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कि मियोसिस में क्या होता है और माइटोसिस में क्या होता है. तो इस वक्त सिर्फ इतना याद रखो कि जो जाइगोट बना है 1 सेल जाइगोट, उसमें ज़्यादातर सेल जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय माइटोसिस. लेकिन इसी जाइगोट में कुछ सेल्स ऐसे भी तो होंगे जो जर्म सेल्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो जाइगोट है या तो मेल जाइगोट होगा या फीमेल जाइगोट होगा. डिपेंड करता है कि किस तरह से स्पर्म और ओवम की आपस में फ्यूजन हुआ है. तो मेल और फीमेल जाइगोट जो भी जाइगोट होगा उसी के हिसाब से, अगर मेल जाइगोट है तो स्पर्म्स डेवलप होंगे, अगर फीमेल जाइगोट है तो ओवम डेवलप होंगे. यानी कहने का मकसद ये है कि जर्म सेल्स भी बनेंगे. तो जाइगोट में वो सेल्स जो जर्म सेल्स बनाएंगे वो माइटोसिस नहीं करेंगे, वो कौन सा प्रोसेस करेंगे, मियोसिस. माइटोसिस भी करेंगे लेकिन मियोसिस उनके लिए क्रिटिकल है. मैं समझाऊंगा ये पॉइंट आपको थोड़ी देर में. राइट, सो बात ये चल रही है कि गैमेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. वो जर्म सेल्स जो अल्टीमेटली गैमेट्स स्पर्म या ओवम बनाते हैं उनको नाम दिया जाता है प्रीमोर्डियल. प्रीमोर्डियल यानी इनिशियल प्राइमरी जर्म सेल्स दैट आर फॉर्म्ड
इनिशियली इन द एपीब्लास्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियो सेकेंड वीक का होता है तो एपीब्लास्ट में ये सेल्स इनिशिएट होते हैं जिनको नाम देते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स। दे मूव थ्रू द प्रीमिटिव स्ट्रीक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशन। हमने गैस्ट्रोलेशन में ये पढ़ना है कि जब कभी प्रीमिटिव स्ट्रीक बनती है, काफ़ी सारे सेल्स इस प्रीमिटिव स्ट्रीक के थ्रू एक माइग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और उस जगह तक पहुंचते हैं जहां उनको फ्यूचर में एक्चुअली काम करना होता है। तो ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल हैं, इन्होंने अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या चीज़ बनानी है, इन्होंने बनाने हैं गैमेट्स। अगर मेल जाइगोट है तो स्पर्म बनेगा और अगर फीमेल जाइगोट है तो ओवम बनेगा। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स इनिशियली एपीब्लास्ट में नजर आते हैं, फिर ये प्रीमिटिव स्ट्रीक में गैस्ट्रोलेशन के प्रोसेस के थ्रू माइग्रेट करके पहले पहुंचते हैं यॉर्क सैक में और फिर फोर्थ वीक के दौरान दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द डेवलपिंग गोनेड्स। हम जब सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात होगी कि हाउ द गोनेड्स यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पूरा जो है वो कैसे डेवलप होता है। तो फोर्थ वीक के अराउंड ये कहानी सारी स्टार्ट होने लगती है, जब डेवलपिंग गोनेड्स में ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स जाके बैठना शुरू हो जाते हैं और यही इनकी अल्टीमेट जगह है। क्योंकि देखो जो जर्म सेल्स हैं वो कहाँ होंगे, गोनेड्स में होंगे ना यार। जो स्पर्म है, स्पर्म एक्चुअली कहाँ रिजाइड करेगा, टेस्टिस में। ओवम फाइनली कहाँ होगा, ओवरी में। तो ओवरी और टेस्टिस को हम कहते हैं गोनेड और स्पर्म और ओवम को कहा जाता है गैमेट्स। ओके तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ तक, फिफ्थ वीक तक इनकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है फ्रॉम द यॉर्क सैक टू द गोनेड्स और माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है। मैंने कहा था ना इन सेल्स में माइटोसिस भी होता है, सो माइटोटिक डिवीजन होती है और ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, दे मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके नाउ इन प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन द जर्म सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस विच इंक्लूड मियोसिस। अब ये सेल्स जो एक दफ़ा टेस्टिस और ओवरी में पहुंच गए हैं, नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग about meiosis to reduce the number of chromosome and cytodifferentiation। ये पॉइंट में भी meiosis जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ओके थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो ये इंट्रोडक्टरी जितना डिस्कशन था इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, व्हाट इज हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ इज अ जाइगोट प्रोड्यूस्ड एंड यू शुड नो गैमेट क्या है, यू शुड नो व्हाट इज अ गोनेड, यू शुड नो व्हाट आर सोमैटिक सेल्स, व्हाट आर जर्म सेल्स, ऑल वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल एम्ब्रियोलॉजी। ओके अच्छा जी, अब यहाँ इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ भी कि दिस इज द यॉर्क सैक और यहाँ कहीं प्रीमिटिव स्ट्रिप बनती है तो एपीब्लास्टिक सेल्स पहले माइग्रेट करके यॉर्क सैक में आते हैं और फिर फोर्थ वीक पे यॉर्क सैक से माइग्रेट करके चले जाते हैं डेवलपिंग गोनेड में और उस गोनेड में दे स्टार्ट जाते ही पहला काम वो ये करते हैं कि अपना नंबर बढ़ाते हैं बाय माइटोसिस और फिर जब बहुत सारे प्रीमोडियल जर्म सेल्स बन जाते हैं देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग मियोसिस। और मियोसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोमोसोम का जो नंबर है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो, क्योंकि ये वो सेल्स हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स, वो सेल्स हैं जो आगे चल के या तो स्पर्म बनाएंगे अगर मेल एम्ब्रियो है या फिर ओवम बनाएंगे। और मैंने आपको बताया कि स्पर्म और ओवम में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हैप्लॉइड होता है और ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं एक्चुअली इनमें जो नंबर है क्रोमोसोम का वो डिप्लॉइड है। तो स्टोरी ये है कि कैसे ये डिप्लॉइड नंबर कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड नंबर में। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है एक ही प्रोसेस के जरिए और उस प्रोसेस का नाम है मीयोसिस। क्योंकि मैंने आपको ये बात स्टार्ट में समझाई थी, माइटोसिस का रूल था कि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली वही होगा जो पेरेंट में है, पेरेंट के क्रोमोसोम्स जैसा। लेकिन यहाँ देखो स्टोरी ये नहीं है। प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो हैं उसमें मैं कह रहा हूँ कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन स्पर्म और ओवम जो इनसे बने हैं उनमें 23 क्रोमोसोम है। सो इट्स नॉट द सेम एज द पेरेंट सेल, इट्स द हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। और जब कभी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स बनते हैं दैट प्रोसेस इज एक्चुअली meiosis। ओके राइट, अब एक छोटा सा ही क्लिनिकल कोरिलेट समझ लो, प्रीमोडियल जर्म सेल्स एंड टेराटोमास। टेराटोमा एक्चुअली दे आर ट्यूमर्स ऑफ डिस्प्यूटेड ओरिजिन। इनका ओरिजिन पता नहीं होता कि एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल, या समटाइम्स टेराटोमा के अंदर हर एपिथेलियल ओरिजिन का कोई ना कोई टिश्यू होता है, सच एज बोन, हेयर, मसल्स, गट एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इट इज़ बिलीव्ड कि जब ये माइग्रेशन का प्रोसेस हो रहा था, जब मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि सेकेंड वीक में एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से माइग्रेट होकर यॉर्क सैक में आते हैं पहले और फिर फोर्थ वीक में यॉर्क सैक से निकल के गोनेड्स में जाते हैं। तो ये जो पूरा माइग्रेटरी पाथ है इसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो दीज प्रीमोडियल जर्म सेल्स कैन स्टक एंड दे कैन ग्रो इनटू अ टेराटोमा। सो इट इज बिलीव्ड दैट द प्रीमोडियल जर्म सेल्स PGCs are involved in the formation of teratomas. Okay, so that's an important clinical stuff.
अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो प्लीज पे अटेंशन ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अब जो एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ट्रेट्स ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स inherited from father and mother. Humans have approximately 23,000. Actually, this number has now changed to 30,000. Humans have approximately 30,000 genes on 46 chromosomes in each cell. हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है. Genes on the same chromosome tend to be inherited together as linked genes in somatic cells. So अब आपको पता है what are somatic cells, okay? Earlier on मेरे वीडियो का early part देखें. In somatic cells, chromosomes appear as 23 homologous pairs. 23 pairs का मतलब है टोटल नंबर कितना होगा 46. और ये जो homologous नंबर है that actually ये इस तरह से है कि 23 of them are coming from the father and 23 of them are coming from mother and therefore they are called homologous. देखें बात ये है कि ये हैं आप, ओके, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ मैच्योर यू, लेकिन ये भी हैं आप, बट ये जो आप हैं दिस इज़ जाइगोट यू, ये आपका जाइगोट है, राइट, एंड इस जाइगोट से आप डेवलप हुए हैं. अब ये जो जाइगोट से आप डेवलप हुए हैं, जाइगोट कैसे डेवलप हुआ है? जाइगोट डेवलप हुआ है फ्रॉम फादर एंड मदर. सो देयर वाज अ स्पर्म एंड दैट स्पर्म फर्टिलाइज्ड विद एन ओवम. Sperm had what number of chromosome? 23. Ovum had what number of chromosome? 23. Zygote had what number of chromosome? 46. अब zygote से जो हम बन गए हैं या आप बन गए हैं या मैं बन गया हूँ, सो इसमें कितने क्रोमोसोम्स का नंबर है ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं. हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो हैं सोमैटिक सेल्स, और फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनको हम नाम देते हैं जर्म सेल्स. अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप फीमेल हैं तो जर्म सेल होगा ओवम, अगर आप मेल हैं तो जर्म सेल होगा स्पर्म. सो बात यह है कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवम में 23 क्रोमोसोम, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम, और हम जो बन गए, हम में जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम ही होंगे, क्योंकि सोमैटिक सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. जाइगोट में माइटोसिस होता है, सोमैटिक सेल्स बनते हैं 46, सेम क्रोमोसोमल नंबर. लेकिन जो जर्म सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 23, क्योंकि जर्म सेल्स बनते हैं नॉट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. जैसे सोमैटिक सेल्स बने थे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जर्म सेल्स बनते हैं बाय द प्रोसेस of meiosis. तो this is how you have the whole chromosomal arrangement. स्पर्म में कितना है, ओवम में कितना है, जाइगोट में कितना है, और मैच्योर ह्यूमंस में कितना है. मैच्योर ह्यूमन में डिपेंड करता है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोमैटिक सेल और अ जर्म सेल, ओके. तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की कहानी ये हो गई. देयर आर 22 पेयर्स मैचिंग क्रोमोसोम्स, द ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम. Now that's also understandable. So if we are talking about, say for example, a male, so that's a male, okay, और इस male में we say कि there are how many chromosomes in the somatic cells actually? 46. अच्छा, ये 46 क्रोमोसोम कहूँ या ये भी तो कह सकता हूँ कि there are 23 pairs of chromosomes, है ना, एक ही बात है. 23 pairs का मतलब 46 क्रोमोसोम ही होता है. 23 multiplied by 2 pair मल्टीप्लाइड बाई 2. अब ये जो 23 पेयर्स हैं, इसका मामला ऐसा है कि इसमें जो 22 पेयर्स हैं वो 22 पेयर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज ऑटोसोम. और एक पेयर होता है, चूंकि हम मेल की बात कर रहे हैं, तो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो है XY. अब इसमें से जो X और Y क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन है, ये अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से X आता है, कहाँ से Y आता है. इसमें से ऑल 23 पेयर्स जो हैं, इन 23 पेयर्स का मतलब ये है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया है फ्रॉम द फादर, यानी फ्रॉम द स्पर्म, और बाकी जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट हैज़ कम फ्रॉम द मॉम, ओके, ओवम से आया है. इस तरह 23 पेयर्स बने हैं. सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 23 क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं फादर ने, और 23 क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं मदर ने, और ये फादर और मदर के 23 और 23 मिलाकर हमारे अंदर सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, ओके. एंड इनकी डिवीजन, इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है. आइदर यू से देयर आर 46 क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल्स, और यू से देयर आर 23 पेयर्स, और यू से देयर आर 22 पेयर्स व्हिच आर नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स एंड या ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम. इस तरह भी कह मैं यही रहा हूँ कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बस मैंने उसको डिवाइड कर दिया है सेक्स पेयर में और ऑटोसोमिक पेयर्स में, ओके.
If the sex pair is XX, the individual is genetically female. If the pair is XY, the genotype indicates a male. जैसे यहाँ हमने मेल का डिस्कशन किया था, so जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो XY होगा, फीमेल में it is XX. Okay, one chromosome of each pair is derived from the maternal gamete and which is the oocyte, and one is derived from the paternal. ये मैंने आपको बता दी बात कि half of the chromosomes come from the father, half of the chromosomes come from the mommy. Now, does each gamete contains a haploid number of chromosome? ये अब आपको समझ में आ गया. हैप्लॉइड मतलब आधा, और गैमेट में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो ये नंबर 23 और 23 मिलकर दोबारा क्या नंबर बना दे, 46. तो ये जो मैंने इनिशियल एक डायग्राम बनाई थी ना, दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम कि स्पर्म कंटेन्स 23, ओवम कंटेन्स 23, जाइगोट कंटेन्स 46. अब ये जब जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होगा तो सोमैटिक सेल्स बनेंगे, उनमें 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे. लेकिन अगर जाइगोट कुछ एरियाज में मियोसिस से डिवाइड होगा तो जर्म सेल्स बनेंगे और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होगा. ओके, अब थोड़ी बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के मैंने आपको दो प्रिंसिपल्स बता दिए फ्रॉम द वेरी आउटसेट. पहला रूल माइटोसिस का ये है कि कितने डॉटर सेल्स बनते हैं. माइटोसिस से हमेशा 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, दूसरा रूल माइटोसिस का ये है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल टू द पेरेंट. और ये सिंपल रूल है, इसमें कोई डेविएशन नहीं है. यानी अगर पेरेंट सेल के अंदर, इफ दिस इज द पेरेंट सेल और इससे 2 डॉटर सेल बने हैं तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं. अब अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो इन दोनों में अलग अलग, इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46. अगर इसमें से फॉर एग्जांपल 46 नहीं बल्कि 12 क्रोमोसोम्स थे तो इस सेल में भी 12 क्रोमोसोम आएंगे और इसमें भी 12 क्रोमोसोम आएंगे. सो दीज आर द 2 रूल्स, दीज आर द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ माइटोसिस. ओके, ये याद रखना है. अच्छा, अब इसके 4 फेजेस होते हैं बेसिकली माइटोसिस के. पहला फेज कहलाता है प्रोफेज, फिर प्रो मेटाफेज तो बहरहाल इंटरमीडिएट फेज है. देन द नेक्स्ट एक्चुअल फेज इज मेटाफेज, देन देयर इज एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. अब इसको जरा समझ लो क्या है मामला ये है कि द फर्स्ट फेज जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, इसमें एक्चुअली सेल स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. तो जो क्रोमैटिन है हमारा, जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल है वो एक्चुअली लूजली अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क. लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होनी होती है सो द क्रोमोसोम्स स्टार्ट बिकमिंग कंडेंस और वो माइक्रोस्कोपिकली नजर आना शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स बेसिकली द प्रोफेज. मेटा और फिर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जितना भी है वो यहाँ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है. अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि माइटोसिस के 2 रूल्स हैं और दोनों रूल्स में से पहला रूल ये था कि 2 डॉटर सेल बनेंगे और दूसरा रूल ये था कि दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट जैसे होंगे. अब जरा सोचो यार कि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है 46, है ना, और 2 डॉटर सेल बन रहे हैं और दोनों में 46 हैं, तो इन दोनों को मिलाएं तो एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर कितना हो रहा है, 92, यानी डबल हो गया ना. अब कहने का मकसद ये है कि प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है. सो देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो हर क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होता है और ऐसा दिखने वाला एक क्रोमोसोम जब प्रोफेज होता है तो अब वो कन्वर्ट हो जाता है ऐसे एक स्ट्रक्चर में. ऐसा एक स्ट्रक्चर मतलब ये है कि अब देखो 2 क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं. इन दोनों थ्रेड्स को अब हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स और ये बीच में सेंट्रोमियर के जरिए जुड़े होते हैं. सो एक क्रोमोसोम ने अपने आप को मल्टीप्लाई करके 2 कर लिया, 2 क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे, 46 क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करके अपने आप को 92 कर लेंगे. ऐसा ही है ना. अब ये 92 क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक से जो मल्टीप्लाई होके जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ है अभी वो ज्वाइंट है एट द सेंट्रोमियर पॉइंट. सो प्रोफेज में ये सारी चीज़ें होती हैं. मेटाफेज में ये होता है कि जो क्रोमैटिड्स बने हैं, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमैटिड्स बने हैं, वो सेंट्रल लाइन में अरेंज हो जाते हैं और दोनों साइड्स पे सेंट्रियोल्स होते हैं जिनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं. वो स्पिंडल फाइबर इन क्रोमैटिड्स पे अटैच हो जाते हैं. अब यहाँ इस डायग्राम पर इन्होंने एक्चुअली 4 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं. ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा और ये चौथा क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम नजर आ रहा है कि उसने अपने आप को डबल कर लिया है, लेकिन एक्चुअली सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46. और वो 46 क्रोमोसोम अपने आप को डबल, वो इतना सारा इस डायग्राम में दिखा नहीं सकते, बट दैट्स द कॉन्सेप्ट कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो देखें डबल हो गया. अब नेक्स्ट फेज, तो ये जो सेंट्रल लाइन में आ जाता है इस फेज को हम क्या नाम देते हैं, मेटाफेज. नेक्स्ट फेज में ये होता है कि अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये खींचना शुरू होते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग शॉर्ट एंड. ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है वो इनको ऊपर की तरफ खींचता है, नीचे वाला जो सेंट्रियोल है वो इनको नीचे की तरफ खींचता है. और अब पहली दफ़ा देखो ऐसा हुआ कि जो क्रोमैटिड्स बने थे जो शुरू में एक साथ अटैच थे, अब वो अलग अलग हो गए. ऊपर
दोबारा अब इनको नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। सो इन्हें अब दोबारा क्रोमोसोम कहते हैं। ये ऊपर के क्रोमोसोम जा रहे हैं, ये नीचे के क्रोमोसोम जा रहे हैं। बात समझ में आती है? ये क्रोमोसोम नहीं है, इनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स या डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम बन गया दोबारा। अब ये चारों यहाँ देखो ऊपर पहुंच गए, ये चारों यहाँ ऊपर पहुंच गए। जब क्रोमोसोम्स अलग अलग होना शुरू होते हैं तो उस फेज को नाम देते हैं एनाफेज। और जब क्रोमोसोम ऊपर के अपने पोल पे पहुंच गए, नीचे के अपने पोल पे पहुंच गए, तो दो पोल्स बन गए, इनको नाम देते हैं टीलोफेज। अब इन क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और पूरा पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो दो सेल बने हैं, इसमें अपने क्रोमोसोम्स आ गए, इसमें अपने क्रोमोसोम्स आ गए। कहानी स्टार्ट हुई थी इस सेल से जो कि एक सेल था, और अब बन गए कितने सेल? दो सेल। ये था माइटोसिस का रूल नंबर 1, हमेशा दो डॉटर सेल्स बनते हैं, बन गए। दूसरा रूल ये था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब ये वाला जो पेरेंट सेल था, इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, तो स्टार्ट से ही 4 क्रोमोसोम थे। यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम है, लेकिन वो डबल हो गया क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट डबल कर लिया। यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स हैं, डबल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम ऊपर जा रहे हैं, 4 नीचे जा रहे हैं। यहाँ 4 एक न्यूक्लियस बन गया, 4 दूसरा न्यूक्लियस बन गया। और जो दो सेल्स बने, इसमें भी 4 क्रोमोसोम और इसमें भी 4 क्रोमोसोम। तो एक्चुअली वही नंबर मेंटेन हुआ जो पेरेंट में था, और वो ऐसे मेंटेन हुआ कि प्रोफेज के दौरान देयर वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो दैट अब ये 4 क्रोमोसोम की एग्जांपल यहाँ दी थी। अगर यहाँ पे स्टार्ट में 46 क्रोमोसोम होते तो एंड में इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते। सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। ओके, अब जरा इसको पढ़ते हैं। माइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर बाय वन सेल डिवाइड्स गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स। सो दैट्स रूल नंबर 1, that cells are genetically identical to the parent cell. That's rule number 2, यानी सेम कंटेंट होता है क्रोमोसोमल नंबर्स का। Each daughter cell receives the complete 46 chromosome. Before a cell enters mitosis, each chromosome replicates itself, yet duplicates itself. During this phase, chromosomes are extremely long. They are spread diffusely. With the onset of mitosis, the chromosomes begin to coil, contract, and this phase is known as prophase. ये मैंने आपको बता दिया already. Now, each chromosome is in the form of 2 parallel units. They are called chromatids. ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंगल क्रोमोसोम, और जब ये ऐसे डुप्लीकेट होते हैं डबल डबल डबल, तो इसे हम क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये सेंट्रल लाइन में आके अटैच हो जाते हैं इस तरह से इन द सेंटर ऑफ द सेल। इस फेज को हम नाम देते हैं मेटाफेज। ठीक है, और उसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइटोटिक स्पिंडल हैं, जो सेंट्रियोल, दीज आर द सेंट्रियोल्स हियर एंड दीज आर द माइटोटिक स्पिंडल, ये जाके अटैच होते हैं और खींचना शुरू करते हैं क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स में। इन्हें कहा जाता है एनाफेज, और अल्टीमेटली क्रोमोसोम अपनी अपनी जगहों पे पहुंच जाते हैं, उसे कहते हैं टीलोफेज, यानी ऐसे अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए। जब टीलोफेज होता है तो न्यूक्लियस भी बन जाता है और सेल भी डिवाइड हो जाता है, एंड यू रिसीव 2 daughter cells, each one of them exactly the same number of chromosomes as in the parent. So that's mitosis. ठीक हो गया। तो जब कभी माइटोसिस होगी, ये 2 रूल्स याद रखने हैं। हमेशा 2 सेल्स बनेंगे और हमेशा पेरेंट जितना क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, इसके लिए क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होता है, क्रोमैटिड बनाता है और फिर इस तरह सेपरेट हो जाता है। ओके, दिस शुड बी क्लियर टू यू। आगे मत बढ़ना, इसको रोक के बार बार देख लो इस सेक्शन को, बात समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। अच्छा, जिस तरह मैंने माइटोसिस के रूल्स आपको बताए थे, इसी तरह मियोसिस के भी रूल्स शुरू में ही समझ लेते हैं ताकि आगे इस पूरे मियोसिस के आउटलाइन को पढ़ने में आसानी हो। सो मियोसिस का रूल नंबर 1 ये है कि हमेशा एक पेरेंट सेल से हाउ मेनी डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस। द डॉटर सेल नंबर माइटोसिस में कितना था? 2, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। हाउ मेनी? 4। तो ये रूल नंबर 1 है फॉर मियोसिस। अच्छा, सेकंड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो चारों डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल, यानी हाफ हो जाता है। सो अगर हम बात करें कि दिस इज अ पेरेंट सेल और ये माइटोसिस नहीं बल्कि मियोसिस करता है, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस? 4 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस। अब ये जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, इन चारों में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट के मुकाबले में हाफ होगा। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, सो द पेरेंट सेल कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर विच इज 46 क्रोमोसोम। अब इन चारों के अंदर हर एक में 23 इसमें होगा, 23 इसमें होगा नंबर, 23 इसमें नंबर होगा और 23 इसमें होगा। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। ये 2 रूल्स याद रखने हैं हमेशा मियोसिस के लिए। 4 सेल्स बनेंगे और हैप्लॉइड नंबर होगा। और तीसरी बात एक्चुअली और भी है वो याद रखने की, ये कि मियोसिस
मियोसिस का प्रोसेस हमेशा सिर्फ किस में होता है, जर्म सेल्स में, ओके यानी कि स्पर्म और ओवम बनने के लिए टेस्टिस और ओवरीज में जो सेल्स हैं दे विल परफॉर्म मियोसिस। बाकी बॉडी के सेल्स मियोसिस नहीं करते, बाकी जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, माइटोसिस का। नाउ मियोसिस इज द सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस ओनली इन द जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम की प्रोडक्शन टू जनरेट मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हिच इज द स्पर्म एंड एग या ओवम। मियोसिस रिक्वायर्ड टू सेल डिवीजन। अच्छा यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं, पहली सेल डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस 1 and then the other cell division is known as meiosis 2 and that is important। एक्चुअली ये फेज वाइज होता है। फेज वाइज का मतलब ये है कि सारी स्टोरी इस तरह से होती है कि पहले जो एक पेरेंट सेल है वो एक पेरेंट सेल, सपोज दिस इज द पेरेंट सेल, तो ये पेरेंट सेल पहले बनाता है दो डॉटर सेल्स और ये जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं ये डॉटर सेल फिर हर एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल्स और बनते हैं, यानी एक डॉटर सेल ऐसे ये इससे दो बन जाएंगे और इसी तरह इससे भी दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इन टोटल वी विल हैव 4 डॉटर सेल्स, लेकिन ये दो स्टेजेस में हो रहा है। पहले स्टेज में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने, इसे कहते हैं मियोटिक डिवीजन 1, फिर हर एक से दो दो और डॉटर सेल बनते हैं, इसे कहते हैं मियोटिक डिवीजन 2। सो देयर आर 2 मियोटिक डिवीजंस, ओके। और मियोसिस को एक नाम और भी नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ मियोसिस जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। ये मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट सेल में अगर 46 हैं तो हर डॉटर सेल में यहाँ आप कितने होंगे, 23। सो एक्चुअली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर बीइंग रिड्यूस्ड इन ईच सेल, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, ओके। एज इन माइटोसिस मेल एंड फीमेल germ cells at the beginning of meiosis 1 replicate their DNA so that each of the 40। अब ये मैं आपको पहले मैं ना समझा दूं ताकि वरना बगैर समझे बात समझ में नहीं आएगी। सो यहाँ मियोसिस की सारी स्टोरी आपको समझा देता हूँ डायग्राम पे, तो फिर उसके बाद टेक्स्ट पढ़वा दूंगा। सो लेट अस बिगिन। दिस इज आवर पेरेंट सेल और इस पेरेंट सेल के अंदर लेट्स अज्यूम कि देयर आर ओनली 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये पेरेंट सेल जिसमें 2 क्रोमोसोम हम एज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जो कुछ इन 2 क्रोमोसोम्स के साथ होगा वही 46 क्रोमोसोम्स के साथ भी होगा। सो वी कैन एक्चुअली एक्सट्रापोलेट व्हाटएवर वी अंडरस्टैंड हियर। अब होता ये है कि फर्स्ट फेज में अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बनाऊंगा, ठीक है, अब मैं सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाऊंगा। सो आई विल ओनली ड्रॉ द न्यूक्लियस। सो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, सो आई एम ड्रॉइंग ओनली द न्यूक्लियस और उसके अंदर ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो होता ये है कि इनिशियली ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करते हैं। सो हर क्रोमोसोम इस तरह हो जाता है लाइक दिस, ओके। और ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है। देखें यहाँ पे एक क्रोमोसोम था ये, दूसरा क्रोमोसोम था ये। अब यहाँ पे देयर आर स्टिल 2 क्रोमोसोम्स, लेकिन अब वो क्रोमैटिड की फॉर्म ले चुके हैं क्योंकि हर एक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम ने अपने आप को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये इस तरह मल्टीप्लाई कर लेता है अपने आप को और इससे एक्चुअली 2 सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो 2 सेल्स बनते हैं सारे प्रोसेस वैसे ही होते हैं, यानी अगर मैं प्रोसेसेस भी ड्रॉ कर दूं इसमें साथ साथ, तो इस तरह से होगा अब नेक्स्ट फेज में कि सेंटर में ये क्रोमैटिड्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, यहाँ पे यूं स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाएंगे सेंट्रियोल से, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इस तरह से मूव करते हैं अब, और ये एक्चुअली अटैच इसी तरह से होते हैं कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं, सो सपोज दिस इज द सेंट्रियोल और यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है और ये दूसरी तरफ का सेंट्रियोल है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है। अब ये मेटाफेज कहलाएगा, दिस इज द मेटाफेज स्टेज, ओके। नेक्स्ट फेज में ये होता है कि ये न्यूक्लियस जो मैंने बनाया हुआ है, एक क्रोमैटिड जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी इस तरह से इस तरफ, और दूसरा क्रोमैटिड इस तरह से इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो 2 अलग अलग पोल्स बन गए, टीलोफेज, एंड नाउ वी विल हैव 2 डिफरेंट सेल्स। तो एक न्यूक्लियस ये बन जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस ये बन जाएगा, इसमें एक क्रोमैटिड यूं चला गया, इसमें एक क्रोमैटिड यूं चला गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। नाउ ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को, पहली तो बात यह है कि क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मियोटिक डिवीजन 1। मियोटिक डिवीजन 1 के रिजल्ट में क्या क्या हुआ, कितने, मुझे बताइए, पहला पॉइंट, कितने डॉटर सेल्स बने। देयर आर 2 डॉटर सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर, 2 डॉटर सेल्स बने। दिस इज डॉटर सेल नंबर 1, दिस इज डॉटर सेल नंबर 2। एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिस करने वाला इस पूरे सेल डिवीजन में, मुझे ये बताओ कि जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें क्या हैं, क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ तो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ क्रोमैटिड्स हैं। देखें, दे आर पेयर्ड एंड दे आर स्टिल नॉट सेपरेटेड, सो द डॉटर सेल कंटेन क्रोमैटिड्स नॉट क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया।
क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स नहीं हैं। लेकिन अगर आपसे मैं यूं पूछूं कि जो क्रोमैटिड हैं ये एक्चुअली एक ही क्रोमोसोम से बने ना, यानी यहाँ पे ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये इस एक क्रोमोसोम से बने, इसने अपने आप को डुप्लीकेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसी की कॉपी है। तो ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला जो स्ट्रैंड है ये एक्चुअली एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी है या नहीं है? ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हैं। अल्टीमेटली वी हैव क्रोमैटिड्स, लेकिन दीज क्रोमैटिड्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। तो अगर अब मैं सिंपल जबान में आपसे ये पूछूं कि डॉटर सेल नंबर 1 में जो क्रोमैटिड है वो एक्चुअली कितने क्रोमोसोम से बना है? एक क्रोमोसोम से, ओनली वन क्रोमोसोम, उसकी दो कॉपीज हैं। इसी तरह जो डॉटर सेल नंबर 2 है वो कितने क्रोमोसोम से बना है? एक क्रोमोसोम से, उसकी ये दो कॉपीज हैं। यानी टेक्निकली स्पीकिंग हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम एक ही है, वो क्रोमैटिड की फॉर्म में है लेकिन है क्रोमोसोम एक ही। लेकिन पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे? दो क्रोमोसोम थे। तो क्या ये नंबर हाफ नहीं हो गया? सो क्या यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर अचीव नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सो मियोटिक डिवीजन 1 के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। एक और चीज़ होती है मियोटिक डिवीजन 1 के नतीजे में कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ तो हमने सिर्फ दो क्रोमोसोम्स लिए हैं, देयर आर ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम। उसमें से 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं और सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं 23 फ्रॉम मदर। ये क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, यानी इसका कुछ पार्ट निकल के इधर आ जाता है, इसका कुछ पार्ट निकल के उधर चला जाता है। उस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोटिक डिवीजन 1 में, और ये क्रॉसिंग ओवर ज़रूरी है। इसी की वजह से हर जाइगोट अलग होता है, इसी की वजह से हर ह्यूमन बींग अलग होता है, बिकॉज इस क्रॉसिंग ओवर में देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ का थोड़ा जेनेटिक पोर्शन निकल के उधर आ गया, उधर आ गया, सो जेनेटिक रीअरेंजमेंट होती है और नए तरह के सेल्स बनते हैं। सो ये है मियोटिक डिवीजन 1, जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बने, उनमें क्रोमैटिड्स हैं, उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो चुका है। अब हमारे पास ये जो दो डॉटर सेल बने हैं, अब ये बन जाएंगे एक्चुअली दो पेरेंट सेल्स। तो अब एक सेल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, दूसरा सेल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये वाले सेल मैं यहाँ बना रहा हूँ। नाउ दीज आर एक्चुअली बिहेविंग एज पेरेंट सेल्स। अब देखें ये क्या करते हैं। ये जो पेरेंट सेल्स हैं दे ऑल्सो अंडरगो द सेम प्रोसेस। इनमें अब दोबारा से न्यूक्लियस अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सेंटर पे आके अरेंज हो जाता है, यहाँ पे सेंट्रियोल अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम अलग होकर ऊपर चला जाता है, एक क्रोमोसोम अलग होकर इधर आ जाता है, और थोड़ी ही देर में व्हाट हैपेंस कि एक न्यूक्लियस अलग हो जाता है जिसमें एक क्रोमोसोम है, दूसरा न्यूक्लियस अलग हो जाता है जिसमें भी एक क्रोमोसोम है। सो सिमिलर प्रोसेसेस इस वाले पेरेंट सेल के साथ भी होंगे, और यहाँ से भी दो सेल बन जाएंगे, एक क्रोमोसोम और इसमें भी एक क्रोमोसोम। सो अब हमारे पास टोटल डॉटर सेल्स कितने बन चुके हैं? नाउ वी हैव हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स, 1 2 3 एंड 4। इन चारों में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट के मुकाबले में क्या है? हाफ। सो दे आर ऑल हैप्लॉइड। ओके, सो ये पूरा डिवीजन कहलाता है मियोटिक डिवीजन 2। सो मियोटिक डिवीजन 1 एंड देन मियोटिक डिवीजन 2। ओके, अब जरा इसको पढ़ भी लेते हैं ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए। ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, हाउएवर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स देन अलाइन देमसेल्व्स इन पेयर्स कॉल्ड द सिनैप्सिस। ये जो मैंने क्रॉसिंग ओवर की आपको बात बताई थी ना, क्रॉस ओवर, दिस इज क्रॉस ओवर, कि ये क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करते हैं, देन दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड देन सी दे आर एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल बिटवीन देम। इस डायग्राम को अगर देखें तो ये पूरा ब्लू है, लेकिन इसमें एक पोर्शन रेड का है तो वो यहाँ से आया है। इसी तरह ये पूरा रेड है, उसमें एक पोर्शन ब्लू का है तो वो यहाँ से आया है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होता है, और इसके नतीजे में दो सेल्स बनते हैं, एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा, और फिर हर सेल से दो सेल बन जाते हैं, तो टोटल वी हैव 4 सेल्स। तो इस डायग्राम में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ तक मियोटिक डिवीजन 1 है और इसके बाद मियोटिक डिवीजन 2 है, यहाँ लिखा भी है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। ओके, सो crossing over is a critical event in meiosis 1. It is the interchange of chromatid segments between the paired homologous chromosomes. Segments of the chromatids break एंड आर चेंज्ड एज क्रोमोसोम्स सेपरेटली, इस तरह से कि मटेरियल जो जेनेटिक हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। ओके, एंड दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप। एज सेपरेशन अकर, पॉइंट ऑफ इंटरचेंज आर टेम्पोरली यूनाइटेड एंड दे आर नोन एज कियाज्मा। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरचेंज है उसको ये नाम देते हैं कियाज्मा। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्रॉसओवर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स हैपन, और इस पूरे मियोटिक डिवीजन की वजह से व्हाट हैपन्स, देयर इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिकॉज क्रॉसओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल
चेंज हो रहा है, इसीलिए भाई बहन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हर दुनिया का बंदा एक दूसरे से अलग होता है, हर जायगोट दूसरे जायगोट से अलग होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस के दौरान गैमेट सेल्स में उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। नाउ ईच जर्म सेल कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वरना मैंने आपसे कहा ना मॉन्स्टर्स क्रिएट होते हैं, मॉन्स्टर्स इस तरह क्रिएट होते हैं कि सपोज एक बंदा है उसमें स्पर्म 46 क्रोमोसोम वाला है और फीमेल में ओवम 46 वाला है, दे गेट मैरिड और इनसे जो जायगोट बना उसमें अब 92 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये 92 क्रोमोसोम वाला बंदा जब बड़ा होगा, सपोज ये किसी एंड सपोज दिस इज अ मेल और ये किसी फीमेल से दैट पर्सन गेट मैरिड और उस फीमेल में 46 ही क्रोमोसोम है। नाउ अब जब ये नंबर मिलेगा तो सोचेंगे नंबर कहाँ जाएगा और फिर वो नंबर कहाँ जाएगा। तो ये मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेस और किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, और उसका तरीका यही है कि हमारे पास जो सेल्स हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स उसमें 46 हैं, दे अंडरगो मियोसिस एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स विद 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, ताकि 23 और 23 जब आपस में मिले तो दोबारा 46 वाला जायगोट बने। सो इंटीग्रिटी ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर, स्पीशी मेंटेनेंस, ओके। अब ये जो इंडिविजुअल बना है ये फिर 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट बनाएगा और आगे से एक और 23 वाला गैमेट इसके साथ मिलेगा तो दोबारा 46 वाला जायगोट बनेगा। तो इंटीग्रिटी ऑफ द नंबर क्रोमोसोम 46 जो डिप्लॉयड नंबर है ह्यूमंस में वो मेंटेन रहती है, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इंसान कुछ और ही बन जाता। Right. Now the concept of polar bodies. Although during meiosis, one primary oocyte give rise to 4 daughter cells. ये तो हमने पढ़ लिया था। अब होता ये है कि और हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? There are 23 क्रोमोसोम, 22 उसमें ऑटोसोम्स होंगे, 1 X क्रोमोसोम होगा। Females only have X क्रोमोसोम्स, okay? अगर मेल है तो उसमें X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। ओनली वन ऑफ दीज ओवम एक्चुअली मेच्योर गैमेट में कन्वर्ट होता है, बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो वो सेल्स डेवलप ही नहीं होते। ऐसे डीजेनरेटेड सेल्स को नाम देते हैं पोलर बॉडीज़। तो पोलर बॉडीज बन जाती हैं 3 और एक बन जाता है मैच्योर ओवम। अच्छा, मेल्स में कहानी डिफरेंट है। मेल्स में ऐसा है कि जो 1 प्राइमरी oocyte है इट गिव राइज टू 4 स्पर्म सेल्स और उनमें से 2 जो हर एक में जो 4 बनेंगे, यानी मेल में जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा उससे बनेंगे 4 ही सेल्स, 1 2 3 and 4, और इन चारों में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 23 23, इसमें भी 23, चौथे में भी 23। लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप इस तरह से होगा कि इनमें से 2 में इस तरह कंडीशन होगी कि 22 ऑटोसोम्स प्लस X सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और 2 ऐसे होंगे ये वाले जिनमें 22 ऑटोसोम होंगे प्लस एक Y क्रोमोसोम होगा, 22 ऑटोसोम एंड Y क्रोमोसोम। सो दैट्स द सिचुएशन इन मेल्स। और मेल में ये चारों के चारों मैच्योर स्पर्म बनाते हैं, पोलर बॉडी नहीं बनती, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम ऑल 4 डेवलप इनटू मैच्योर गैमेट्स, इसीलिए इतने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं एट वन टाइम और सिर्फ एक ओवम रिलीज होता है एट वन टाइम, ठीक है। दैट्स द कॉमनेस्ट ईजीएस्ट लॉजिक। ये डायग्राम अगर देख लें, सो दिस इज द जनरेशन ऑफ द oocyte। मैं देखते ही बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 मुझे पोलर बॉडीज नजर आ रही हैं और यहाँ पे 4 हट्टे कट्टे स्पर्म्स नजर आ रहे हैं। तो दिस हैज टू बी स्पर्म लीनिएज एंड दिस हैज टू बी ओवम लीनिएज। ये क्या है जनाब? दिस इज द पेरेंट सेल, दिस वन इज द पेरेंट सेल। मेयोटिक डिवीजन 1 हुई, उससे 2 सेल्स बने और फिर हर एक ने 2-2 बनाए, लेकिन जो ये 4 सेल्स बने इनमें से सिर्फ एक सर्वाइव कर रहा है, बाकी सब डीजेनरेट हो रहे हैं। द डीजेनरेटेड वंस आर नोन एज पोलर बॉडीज, जबकि मेल में ऐसा नहीं है। मेयोटिक डिवीजन 1 के नतीजे में 2 स्पर्म्स बने, एक्चुअली ये स्पर्म्स नहीं है, दीज आर द डॉटर सेल्स। अभी इनकी डिवीजन के बाद ये जो 4 बने हैं, दीज आर ऑल द मैच्योर स्पर्म्स, और चारों के चारों यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, जबकि फीमेल में एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक मैच्योर oocyte बनेगा, ठीक है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट डायग्राम व्हिच सपोर्ट्स व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइज। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना, ये वीडियो 10 दफ़ा देख लो अगर पूरी एम्ब्रियोलॉजी समझनी है लाइफ टाइम के लिए। नहीं समझ में आ रहा और स्किप कर दिया ना तो काम बनेगा नहीं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स। नाउ बर्थ डिफेक्ट्स एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। और क्रोमोसोमल जो एब्रेशंस हैं, ये मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एब्रेशंस, इसका बेसिकली मतलब ये है कि देयर इज आइदर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और देयर आर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या देयर आर सम म्यूटेशंस। किसी भी वजह से अगर क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा हो या क्रोमोसोम की जो जेनेटिक अरेंजमेंट है
वो म्यूटेटेड फॉर्म में हो डीएनए की या किसी और तरह का इशू, अभी हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एग्जांपल्स, तो उनकी वजह से एक्चुअली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है. सो क्रोमोसोमल नॉर्मैलिटीज विच मे बी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा, या स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगा. दे आर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस. It is estimated that about 50% of the conceptions end in spontaneous abortion, and that 50% of these abortuses have major chromosomal problems. So major chromosomal problem और abortions हो जाते हैं या spontaneous abortions, early miscarriages जिसको हम कहते हैं, ठीक है. Thus approximately 25% of the conceptuses have a major chromosomal defect. So very very common. The most common chromosomal abnormality is जो अभी हम डिस्कस करेंगे उनमें है Turner syndrome, triploid conditions, trisomy 16. Chromosomal abnormalities account for 10% of the major birth defect and gene mutations account for 8%. So the point is इस पूरे पैराग्राफ का कि chromosomal abnormalities और mutations की वजह से काफ़ी birth defects होते हैं और काफ़ी spontaneous abortions वगैरह possible हैं, ठीक है. Now कुछ अब हम examples discuss करेंगे कुछ diseases की, लेकिन उससे पहले कुछ general principles. हमको ये बात मालूम है already कि the normal human somatic cells contains 46 chromosomes and the normal gamete contains 23. तो somatic cells को हम कहते हैं they are diploid और इनको represent किया जाता है इस symbol से. So diploid is represented by 2n और जो haploid है it is represented by n, ठीक है. अब यूप्लॉइड एक टर्म है which refers to any exact multiple of n. अच्छा n है 23, तो अगर किसी में 23 हैं क्रोमोसोम, सो दैट तो नॉर्मल सिचुएशन ना. और अगर किसी में 46 क्रोमोसोम है सोमैटिक सेल्स में, सो दैट्स आल्सो नॉर्मल. लेकिन इफ समबडी हैज से फॉर एग्जांपल 69 क्रोमोसोम्स और 92 क्रोमोसोम्स, सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 23. सो दिस इज 3 टाइम्स 23, दिस इज 4 टाइम्स 23. तो हैं तो ये मल्टीपल 23 के, बट दे आर एबनॉर्मल. तो ऐसी सिचुएशंस को हम नाम देते हैं यूप्लॉइड नंबर्स. Aneuploid numbers is anything when the euploidy is not applied. For example, trisomy. So trisomy का मतलब ये होता है, कोई example दे देता हूँ. For example, trisomy 21 for example. तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर पोजीशन 21 पर दो के बजाय दो होते हैं ना नॉर्मल हर पोजीशन पर, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर. लेकिन ट्राइसोमी में और ट्राइसोमी 21 में 21 पोजीशन पर 1 फादर 1 मदर एक एक्स्ट्रा भी क्रोमोसोम होता है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के बजाय इस पेशेंट में कितने होंगे? 47. Now 47 is not a multiple of 23. Therefore, such condition is known as aneuploidy. So euploidy, multiple of 23, aneuploidy, anything other than the multiple of 23. Okay, right. Okay, और अगर एक क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे है, ज़्यादा है या कम है, so this is known as monosomy. Abnormalities in the chromosome number may originate during meiotic or mitotic divisions and non-disjunctions may happen. So इस सारे को मैं आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ कि suppose this is a cell which has to undergo meiosis. Now because I mean this is embryology, things can go wrong. This is something normal जिसमें ये क्रोमेटिड बनाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, 4 सेल बनेंगे, सब में एक एक क्रोमोसोम आ गया. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा चले गए, इसमें बिल्कुल नहीं गए, यहाँ पे किसी में ज़्यादा चले गए, किसी में कम चले गए. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन डिसजंक्शंस एंड दे आर प्रीटी कॉमन. ओके, अब कुछ डिजीज़ की बात करते हैं पर्टिकुलरली और कुछ फीचर्स. Trisomy 21 is known as Down syndrome. It is actually very common, and in this disease what happens, there is an extra chromosome on 20 number 1 position. 21 position पर there is an additional chromosome. So usually 2 होने चाहिए थे, यहाँ पे 3 हैं. और इसके फीचर्स हैं क्या क्या? There is growth retardation and there is intellectual disability, craniofacial abnormalities, upward slanting eyes, flat facies, small ears, cardiac defects, hypotonia. So it's a very common disease actually. Okay, these individuals also have an increased chance of developing leukemia, infections, thyroid problems, premature aging, all these sort of problems. Okay, so if you look at this diagram for example, what's wrong in this diagram? Actually ये वाली नहीं, मुझे ये वाली डायग्राम दिखानी है. सो इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 पोजीशन, इसमें 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 फ्रॉम फादर 1 मदर. लेकिन अगर आप 21 पोजीशन पर देखो तो देयर आर एक्चुअली 3 क्रोमोसोम. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी. ओके, राइट. और मुझे क्या बात डिस्कस करनी है, अब ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मोजाइशिज्म. मोजाइशिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ सेल्स बॉडी के ऐसे होंगे जिसमें ट्राइसोमी होगी, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर किसी में मोजाइशिज्म है तो सिम्टम्स माइल्ड होंगे कंपेयर्ड टू द फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ डाउन सिंड्रोम. देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, जो डाउन सिंड्रोम था दैट वाज ट्राइसोमी 21. लेकिन जो ट्राइसोमी 18 है, इसमें ऑन क्रोमोसोम नंबर पोजीशन
18 देयर इज एडिशनल क्रोमोसोम, और इसके फीचर्स भी मिलते जुलते तो हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल, congenital heart defects, low set ears, flexion of fingers and hands. In addition, patients frequently show micrognathia, कान छोटे होते हैं, renal abnormalities, syndactyly, fingers आपस में joint होती हैं, and malformations of the skeletal system. The incidence of this condition is approximately 1 in 5,000 newborns. 85% are lost between the 10 weeks of gestation, so miscarriage, abortion. Okay, approximately 5% live beyond the 1 year of age, so it is actually a fatal disease. Then there is another trisomy, which is trisomy 13. They have intellectual disability, holoprosencephaly, congenital cardiac defects, and 1 in 20,000 is incidence है. Okay, more than 90% of the infant die in the first month. Down syndrome के patient इसलिए भी ज़्यादा दिखते हैं commonly क्योंकि वो patients survive करते हैं, और these patients actually die. Trisomy 18 and trisomy 13. Okay. Now Klinefelter, another common genetic abnormality. The clinical features of Klinefelter syndrome, found only in males and usually detected by amniocentesis, are sterility, testicular atrophy, hyalinization of seminiferous tubule, and gynecomastia. So the whole male reproductive system being affected. The cells have 47 chromosomes with a sex chromosomal complement of the XXY type. देखिए मेल्स का यूजुअल जीनोटाइप क्या होता है. देयर आर 46 क्रोमोसोम, और उन 46 क्रोमोसोम के अंदर जो X और Y हैं, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम ना, ऐसे ही होता है ना. सो 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XY होता है, लेकिन यहाँ पे एक X एक्स्ट्रा है. सो द sex genotype is XXY, and the sex chromosome bar body is also there. Now this extra X chromosome is actually leading to all the problems. Okay, इससे ज़्यादा डिटेल जब हम ट्राइसोमी, जब ये हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिटेल में डिस्कस करेंगे एज अ सिंड्रोम, तब हम इसकी बात करेंगे. राइट नाउ टर्नर सिंड्रोम विद अ 45X karyotype is only monosomy compatible with life. Any other monosomy का मतलब ये कि एक क्रोमोसोम कम है, इसमें there is one chromosome less. Okay, so if there is one chromosome less, fetus usually get aborted. लेकिन this is the only monosomy which is compatible with life actually. Okay, इस पर भी many of the fetuses actually die. The few that survive are mistakenly labeled as females, but they have a missing X chromosome. इनमें एक X chromosome गायब है, क्योंकि female usually कैसी होनी चाहिए थी, they should have like a proper 44 autosome and an X and X sex chromosome structure, but that's the genotype of a patient with Turner syndrome. Okay, and are characterized by the absence of ovaries, so there is gonadal dysgenesis. Other common associated abnormalities are webbed neck, lymphedema of extremities, skeletal deformities, broad chest, widely spaced nipples. So characteristic gross phenotype features होते हैं. Approximately 55% of affected females are monosomic for X chromosome. The chromatic body negative. This is all too much of the details for now. Another syndrome that we have to cover is the triple X syndrome. The patient with triple X syndrome is 47XXX, often undiagnosed because of their mild physical features. However, these girls, so phenotypically they are females, frequently have problems with speech and self-esteem. They have two sex chromatin bodies in their cells. कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं विच इन्वॉल्व वन और मोर क्रोमोसोम्स, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम ब्रेकेजेस. ओके, आपको पता है कि जब क्रोमोसोम मियोटिक डिवीजन 1 में साइनेप्सिस बनाते हैं, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स कैन एक्चुअली गेट ब्रोकन डाउन. They are also associated with some viral infection, radiations, and some other environmental factors. Okay, in some cases, broken pieces of chromosomes are actually lost. An infant with partial deletion of a chromosome is abnormal. A well-known syndrome caused by partial deletion of a short arm of chromosome number 5 is Cre-Du-Cat syndrome. Affected infant have a cat-like cry, microcephaly, intellectual disability, and congenital heart diseases. Okay, so Cre-Du-Cat syndrome, इसमें सारा bottom line ये है कि क्रोमोसोम 5 का शॉर्ट आर्म डिलीटेड होता है. then there can be a lot of other deletion और उनकी कई forms हो सकती हैं. For example, there can be micro deletions, कोई particular specific genes delete हो सकती हैं, या उसके अलावा there can be mutations in particular genetic structures, और ये सारे डिटेक्ट किए जा सकते हैं by a technique which is called FISH. और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, such as PCR, such as array genomic studies, such as whole exome studies.
एबनॉर्मैलिटीज, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिससे हम जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, ऑल यू नीड इज द सैंपल ऑफ द बेबी. अब चाहे वो आप एमनियोसेंटेसिस से ले लें या कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग से ले लें, किसी भी तरह ले लें और उसकी फिर आप जेनेटिक स्टडी कर लें. सो दैट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, नाउ माइक्रो डिलीशन एक एग्जांपल है एंगलमैन सिंड्रोम, और इसमें अगेन चिल्ड्रन आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, कैन नॉट स्पीक, ऑल सॉर्ट ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स जो अभी पीछे हमने देखे थे. There is another microdeletion which is in the paternal chromosome, father के chromosome में. This is known as Prader-Willi syndrome. P for paternal, P for Prader-Willi. Okay, and the symptoms include hypotonia, hypogonadism. This can only be identified if you perform these techniques. Okay, just symptomatic basis पे या उनके physical appearance की basis पे आप इसको identify नहीं कर सकते. Now characteristics that are differentially expressed depending upon whether the genetic material is inherited from mother or father are examples of genomic imprinting. Other contagious gene syndromes may be inherited from either parent, including Miller-Dieker syndrome, but this is too much. Never asked in exam. Not common, and babies usually die. Okay, fragile sites are the region of chromosomes that demonstrate a propensity to separate. This is again something that I would avoid. Not very common. These will be done in pathology जब हम बात करेंगे. Mutations are also possible because of so many different reasons. कोई रेडिएशन है या कोई केमिकल एक्सपोजर है या सिंपल जो जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो रही है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, उस वक्त भी जेनेटिक म्यूटेशंस कैन बी इन प्लेस. ओके, एंड दीज कैन बी सिंगल जीन म्यूटेशंस और अ फुल एलिलिक म्यूटेशन, डोमिनेंट. ये पैथोलॉजी की चीज़ें हैं यार, सारी हम बाद में करेंगे. हाउ कैन दीज बी ऑल दीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, होमो, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक एरर्स विच हैपन बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशंस. ओके, कौन सी म्यूटेशंस ये डिजीजेस कॉज करती हैं, वी विल ऑल डिस्कस दिस इन पैथोलॉजी. नाउ कौन कौन से हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं for identifying genetic abnormalities? So many actually. One is called karyotyping, for example. अभी जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी. So karyotyping appears something like this. Okay, so इसमें आपको ग्रॉस चीज़ पता चल जाती है कि क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा है या कम है. So you can identify gross problems with karyotyping. उसके अलावा फिश हम कर सकते हैं which is fluorescent in situ hybridization, जिसमें क्रोमोसोम्स को बाकायदा कलर कर दिया जाता है and then we study different parts. Then there are micro arrays जिससे हम DNA की point mutations और बिल्कुल genetic level पर we can identify what sort of mutations are available. Exome sequencing is a new technique which is done by next generation sequencing. इसमें basically ये होता है कि पूरा genetic sequence from A to Z जो कि उसका protein coding region होता है, exome को पूरा sequence कर दिया जाता है और उस sequence को फिर compare करते हैं normal sequence के साथ, तो पता चलता है कोई mutation तो नहीं है, कोई polymorphism तो नहीं है. So all these techniques have been recently used to identify genetic problems. All you need, मैं बार बार कहता हूँ, is some fetal cells. क्योंकि जो fetal cells हैं उसमें से आप निकालेंगे DNA, और एक दफ़ा आपके हाथ में DNA आ गया तो इस DNA को आप स्टडी कर सकते हैं by PCR for example, by whole exome sequencing for example, by array studies for example, by fish for example. So ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं once you have got the DNA and chromosomal material. और आपके पास fetal cells किस टेक्निक के ज़रिए आ सकते हैं? by chorionic venous sampling, by amniocentesis, and also by umbilical punctures. So all these things, get the fetal cells, get the DNA, do the studies. Okay, right. Now let's talk about some morphological changes during maturation of the gametes. So once the gametes are produced, there is a sperm and there is an ovum. Each contain 23 chromosomes. एक दफ़ा ये आ गए, अब इनकी further जो maturation होती है उनके क्या क्या steps हैं. So हम पढ़ेंगे पहले oogenesis, which is the maturation of ovum, and then it will be followed by spermatogenesis, which is the maturation of sperm. Oogenesis is the process whereby oogonia differentiate into mature oocytes. ठीक है, अच्छा, अब ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है from the primordial germ cells which arrive at the gonad, और ये अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होते हैं oogonia में. ठीक है, और ये जो primordial germ cells हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है इस चैप्टर के स्टार्ट में कि दे आर एक्चुअली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, और फिर ये meiosis वगैरह करके अल्टीमेटली दे विल गिव राइज टू हैप्लॉइड ओवम. अच्छा, अब ये जो सारी कहानी है, द सेल्स अंडरगो अ नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, यानी जो oogonia है फर्स्ट दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. उसका एक पर्पस है, उसका पर्पस ये था कि ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करें. एंड बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, वेयर एज ऑल द oogonia in one cluster are probably derived from a single cell. The flat epithelial cells which are known as the follicular cells originate from the epithelium of the covering ovary. तो स्टोरी इस तरह से होती है
कि so these sections are good representative of what we want to discuss. So there is ओवरी की surface epithelium. इस ओवरी की surface epithelium से कुछ cells अंदर आते हैं जो बाद में इन oogonia की coverings बनाएंगे. There are some oogonia और ये oogonia mitosis के जरिए डिवाइड होते हैं. So they increase in their number. ऐसे और oogonia बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं और they are surrounded by the surface epithelial layer of the ovary. और ये जो ओवरी की surface epithelial से derived cells हैं, they ultimately form a capsulated structure around each oocyte और ये actually कहलाते हैं follicular cells. So the follicular cells are derived from the surface epithelium of the ovary और ये जो oocyte है they are derived from the oogonia in the primordial germ cells. तो ये इस तरह की सारी स्टोरी है. ठीक है. The majority of the oogonia continue to divide by mitosis, but some of them arrest their cell division in the prophase of meiosis 1. So that is important point कि कुछ में meiosis start हो जाती है before birth, लेकिन meiosis complete नहीं होती. meiosis 1 के prophase में मामला रुक जाता है. ठीक है. And they form the primary oocyte. ऐसे oogonia को नाम क्या दिया जाता है? The primary oocytes. During the next few months, oogonia increased rapidly in the number, and by 5th month of prenatal development, the total number of germ cells in the ovary reaches a maximum of estimated 7 million, 70 lakh. So that's a big number. 70 lakhs, okay? 7 million number. Big number. At this time cell death begins. अब ये सारे के सारे survive नहीं करते, but many of them die and become atretic. By 7th month, the majority of oogonia have degenerated, except for a few which are near the surface. All surviving primary oocyte have entered the prophase 1, यानी before birth meiotic division 1 शुरू हो जाती है इन oogonia में. यानी स्टोरी क्या बनी? primordial germ cells हैं, primordial germ cells से oocytes develop हुए, oocytes से oogonia develop हुए, oogonia ने अब meiotic division 1 स्टार्ट कर दिया और प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं. ठीक है. और इनके इर्द गिर्द follicular epithelial cell की लेयर होती है. These are now known as primordial follicle. So primordial follicle is something जिसमें you see in the center एक oogonia और वो जो oogonia है that oogonia has started meiotic division 1 और इसके इर्द गिर्द एक follicular cell की लेयर है which is derived from the surface epithelial layer of the ovary. तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है primordial follicle and all this is happening before birth. ठीक है जी. अच्छा जी. अब puberty पे क्या होता है? तो ये तो birth की कहानी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, फीमेल बेबी born हो गया. Now near the time of birth all the primary oocyte have started prophase 1. ये बात हमने की हुई है कि meiosis 1 का prophase में ये arrested होते हैं, but instead of proceeding into metaphase they enter into a diplotin stage. It is a resting stage during the prophase that is characterized by lack of by a lacy network and lack of cell division. Okay, primary oocyte remain arrested in prophase and do not finish their first meiotic division before puberty. यानी birth पे they are in meiotic division 1, वो arrested है and they continue to do so until puberty. This arrested state is produced by a protein by a peptide which is called oocyte maturation inhibitor. It's a small peptide secreted by the follicular cell. So जिस follicle के अंदर ये होते हैं the follicular covering, ये primary ये oocyte है, तो इस follicle से ये protein peptide release होता है which is known as OMI. It actually makes it arrested in prophase of meiotic division 1. The total number of और कब तक ये arrested रहता है? Puberty तक. The total number of primary oocyte at birth is estimated somewhere between 6 lakh to 8 lakhs. During childhood, most of the oocyte become atretic. Only about 40,000 are present at the beginning of the puberty. You see कहानी कहाँ से start हुई थी? From 7 million, फिर वो हो गए और कम और until puberty वो नंबर जो है जो प्राइमरी oocytes का है that is about 40,000. Okay, and at the beginning of puberty it is even less, fewer than 500, which will be actually ovulated, जिनमें से ovum निकलेगा. Some oocytes that reach maturity later in life have been dormant in diplotin stage for the first meiotic division for 40 years or more before ovulation. और एक point important ये है कि जैसे जैसे age बढ़ती जाती है ये जो जितने भी प्राइमरी oocytes हैं जो पड़े हुए हैं इनमें से हर menstrual cycle पे ओवम रिलीज हो रहा है. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद एजिंग इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, इसीलिए विद इंक्रीजिंग एज दे आर वल्नरेबल टू डैमेज और डाउन सिंड्रोम और ऐसे बहुत सारे डिजीजेस बड़ी एज में कॉमन है. ठीक है. अच्छा, प्यूबर्टी पे क्या होता है? अ पूल ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल इज एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूसली मेंटेन फ्रॉम सप्लाई ऑफ द प्रीमोडियल फॉलिकल्स. जो प्रीमोडियल फॉलिकल बचपन से बॉडी में हैं उनकी सप्लाई मेंटेन की जाती है और हर मंथ 15 से 20
फॉलिकल सेलेक्ट होते हैं इस पूल से एंड दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन. सम ऑफ देम ऑब्वियसली डाई बट सम ऑफ देम स्टार्ट बिकमिंग मैच्योर. और वो जो मैच्योर है उसमें फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और वो सारे स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस किए हैं जब फर्टिलाइजेशन हमने एक और वीडियो में बात की थी. होता ये है कि दे स्टार्ट बिकमिंग ग्राफियन फॉलिकल. उनमें बीच में कैविटी बन जाती है, कॉर्नर में देयर इज अ प्राइमरी oocyte विच इज डेवलपिंग. इसने अभी तक भी मियोसिस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है. और इसकी जो बाहर की फॉलिकुलर लेयर है, it is divided into an internal layer and an external layer called theca interna and theca externa. और ये तमाम स्टेजेस कंटिन्यू होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये होता है, ठीक है. एज प्रीमोडियल फॉलिकल्स बिगिन टू ग्रो, सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स change from flat to cuboidal and proliferate to produce a stratified epithelium of granulosa cells, and the unit is now called the primary follicle. So जब ये division start हो जाती है, this is now called a primary follicle. Primordial follicle के बाद अब primary follicle. Granulosa cells rest on the basement membrane, zona pellucida, theca interna, theca externa. ये सब हमने फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. As development continues, fluid-filled spaces appear between the granulosa cell and the antrum is produced. This is all the antrum, the cavity, and what is the next important thing that I have to discuss? फिर under the influence of luteinizing hormone is what happens कि meiotic division 1 is completed and now the secondary oocyte is developed, and this secondary oocyte is not alone produced. इसके साथ एक और चीज़ बनती है which is the first polar body. इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रीमोडियल जो जर्म सेल होगा उसमें जब ये सारे प्रोसेसेस, जब प्रीमोडियल फॉलिकल बन गया, फिर प्राइमरी फॉलिकल बन गया, फिर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, अब जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे. एक डॉटर सेल कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, दूसरा डॉटर सेल कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी. एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी एक्चुअली एट्रेटिक और ये वक्त के साथ खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ द सेकेंडरी oocyte जो है इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया है और ये रिलीज होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हुई तब ये मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट करेगा. अदरवाइज इसमें मियोटिक डिवीजन 2 कभी कंप्लीट नहीं होगी. पोलर बॉडी में हो सकती है सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, लेकिन सेकेंडरी oocyte में नहीं होती. इट इज कंप्लीटेड ओनली इफ द oocyte इज फर्टिलाइज्ड, व्हिच मींस इफ इट मीट्स विद द स्पर्म. अदरवाइज द सेल्स degenerate approximately 24 hours after ovulation. The first polar body may undergo a second division. So सिंपल स्टोरी है भाई. बात ये है कि जो जब डेवलपिंग एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो में प्रिमिटिव स्ट्रीक से एपिब्लास्ट सेल्स मूव करके आए यॉक सैक में, यॉक सैक से गए ओवरीज में, ओवरी में जाकर उन्होंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट किया वो, लेकिन वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो गए. फिर जब प्यूबर्टी की एज आई तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज एन इंपॉर्टेंट वन विच कंप्लीट्स द मियोटिक डिवीजन 1 और एक्चुअली सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है. और ये सेकेंडरी oocyte है जिसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन अगर हुई तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, वरना नहीं होगी. ज़्यादा डिटेल्स अगर इसकी समझनी है तो जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ लैंगमैन, वो वीडियो ज़रा देखिएगा ताकि आपको ये फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे. ओके, अच्छा, स्पर्म की जो मैचुरेशन है दिस इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये शुरू होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन oocyte डेवलपमेंट एंड स्पर्म डेवलपमेंट. oocyte की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई होती है, मियोटिक डिवीजन 1 स्टार्ट हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एम्ब्रियो, यानी बर्थ से पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है. लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं है. मेल्स में इट ऑल बिगिंस एट प्यूबर्टी. स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच बिगिंस एट प्यूबर्टी इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स बाय व्हिच spermatogonia are transferred into mature spermatozoa. At birth what happens, there are germ cells in the male infant. They can be recognized as sex cord in the testes, and they are in the form of the primordial germ cells still. Primordial germ cells ही होते हैं. Shortly before puberty only it happens कि ये जो primordial germ cells हैं they start dividing and they give rise to type A spermatogonia, and their production marks the initiation of spermatogenesis. So all this is happening and starting at puberty. No meiotic division before puberty या even before birth. Before birth भी कोई meiotic division नहीं हो रही. So all is starting only at puberty. Okay, right. Now, type A spermatogonia, type B spermatogonia, which ultimately form the primary spermatocytes. अब जो primary spermatocytes हैं, they enter a prolonged prophase
followed by rapid completion of meiosis 1 and formation of secondary spermatocyte. So secondary spermatocyte जो है, this is the product of when the meiotic division 1 is completed. बिल्कुल ऐसे ही जैसे secondary oocyte was the product when meiotic division 1 was completed. इसी तरह males में when the meiotic division 1 is completed, the product is known as secondary spermatocyte. During the second meiotic division, these cells immediately begin to form haploid spermatids. तो sequence ये है कि primordial germ cells होंगे, they will make type A spermatogonia, type B spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, meiotic division 1 complete, and when meiotic division 2 is completed, this is spermatid. Throughout this series of events, from the type A cells or till the formation of the mature spermatogonia, they are actually held within the ductular system of the testes. Okay. Furthermore, the spermatogonia and the spermatids remain embedded in the deep recesses of the Sertoli cells, or in this manner, the Sertoli cells support and protect the germ cells, participate in the nutrition. So they are embedded. Not only that they are embedded, but they are also connected to each other. So if you look at this diagram, for example, this is the initial type A spermatogonia, and this is produced from primordial germ cell. So इससे type A बनेगा, type A multiply हो रहे हैं by mitosis, and they are then making type B spermatogonia, then primary spermatocyte, and this is where meiotic division 1 is complete. Okay, and they lead to the formation of secondary spermatocyte, and from secondary spermatocyte, meiotic division 2 is completed, and it makes spermatids and spermatozoa. What is happening is the morphological shape changes. You see, these are all circular cells, or kind of cuboidal, becoming more circular, but once the maturation starts beyond secondary spermatocyte, तो इनकी shape start हो जाती है forming into a mature sperm. So that's the mature spermatozoa with a head, with a neck, with a tail. Okay, और ये इस phase तक आप देखें इनके cytoplasm सबके आपस में connected हैं. You see, they are all connected. ये 4 cells हैं, 4 के 4 आपस में connected हैं. यहाँ भी they are connected. So their cytoplasm are kind of connected with each other. Okay, now spermatogenesis is also regulated by LH production. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फीमेल्स में भी जो फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट होती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में भी इट बाइंड्स द रिसेप्टर्स ऑन द Leydig cells, stimulate testosterone production, which in turn binds to Sertoli cells, and it promotes the process of spermatogenesis. All this is happening at the time of puberty, not before that. Follicle stimulating hormone is also essential because it binds to Sertoli cells, stimulate the testicular fluid production and synthesis of intracellular androgen proteins. अच्छा, ये तो सारी कहानी थी कि primordial germ cell से type A spermatogonia and type B spermatogonia and primary and secondary spermatocytes and mature spermatozoa. अब एक terminology use होती है इस पर meiogenesis. It's the series of changes resulting in transformation of spermatids into mature spermatozoa. They're all known as spermiogenesis. So spermatids हैं ये सारे, these are all spermatids. इनकी शेप देख लो और spermatozoa की शेप देख लो. यहाँ जितने भी चेंजेस हैं वो are all collectively known as spermiogenesis, and these include formation of an acrosome at the head of the sperm, which covers the half of the nuclear surface and contains an enzyme which is important for penetration into the egg. Condensation of the nucleus, formation of the neck, shedding of most of the cytoplasm. So here you see this is such a rounded structure, लेकिन इसका सारा cytoplasm गायब हो जाता है और ultimately it becomes a slim and smart structure like this, जिसकी एक बड़ी सी tail है जो इसकी movement में help करती है. और ये जो इसकी covering है, this covering is known as acrosome. It helps in the penetration of egg and fertilization. Okay, right. In humans, the time required for spermatogonium to develop into mature spermatozoa is about 74 days. ये सुनो, approximately 300 million sperms are produced daily. Oh my god, we are a factory of producing sperms. When fully formed, spermatozoa enter the lumen of the seminiferous tubules. From there, they are pushed towards the epididymis by contractile elements in the wall of the there are contractile muscle-like structures which push the exit of spermatozoa. Although initially only slightly motile, spermatozoa obtain full motility when they are in the epididymis. तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि ये जितना डिस्कशन अभी किया है ना oocyte डेवलपमेंट और स्पर्म डेवलपमेंट का, इसको पढ़ें जो मैंने वीडियो अपलोड की है चैप्टर 3 की, जिसमें हमने बात की है फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. फर्स्ट वीक में हमने बात की है फर्टिलाइजेशन की. तो फर्टिलाइजेशन में डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम डिस्कस किया है.
ये वाला पार्ट उस वीडियो के साथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है, राइट, ओके। आखिरी चीज़, एबनॉर्मल गैमेट्स, दैट्स नॉट समथिंग अनकॉमन। एबनॉर्मल गैमेट्स यूजुअली एक प्रिमोडियल फॉलिकल के अंदर एक उगोनिया होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स देयर आर मल्टीपल एंड दिस लीड्स टू से यू कैन से ट्विन प्रेगनेंसीज और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, सो दैट्स अ कॉमन थिंग। एंड फीमेल के ओवम और प्रिमोडियल फॉलिकल में जो एबनॉर्मेलिटीज़ रिपोर्टेड हैं उससे ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ रिपोर्टेड हैं मेल्स के स्पर्म में। समटाइम्स दे हैव डबल हेड, समटाइम्स द टेल इज़ टू शॉर्ट, समटाइम्स देयर इज़ नो हेड, थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू एटिपिकल oocyte, abnormal spermatozoa are even more frequent. Up to 10% of all the spermatozoa have observable defects जो कि माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। The head or tail may be abnormal, spermatozoa may be joint, they may be joined, इस तरह से जैसे यहाँ पे जॉइंट हेड है। स्पर्म विद मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज लैक नॉर्मल मोटिलिटी एंड प्रोबेबली डू नॉट फर्टिलाइज। सो ये सारे जिनकी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ इमोर्टल। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा स्पर्म बनता है 300 मिलियन स्पर्म्स पर डे, तो यार इसमें से अगर 10% डैमेज भी है तो कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। सो 300 का 10% कितना होगा यार, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 आप कर लो ना इसको ज़रा। सो अभी भी आपके पास यार यू स्टिल हैव लाइक बिग नंबर, ओके। सिर्फ 30 मिलियन अफेक्टेड है, 270 मिलियन अभी भी आपके पास फंक्शनल सही हो सकते हैं स्पर्म, सो इट्स इन अ बिग बिग नंबर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं क्रोमोसोम, डिप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर, माइटोसिस के कॉन्सेप्ट्स, मियोसिस के कॉन्सेप्ट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस, और आगे की पूरी एम्ब्रियोलॉजी इस पे बेस करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को गौर से देखें, बार बार रोक के रिपीट करके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।